इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तभी दो फाइटर पायलट एक पैराशूट से साउथ पैसिफिक की एक आइलैंड पर उतरते हैं। उन दोनों में से एक अमेरिकन और एक जापानीज पायलट थे। नीचे उतरते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। वो दोनों फाइट करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी गोरिल्ला आता है, जिसका नाम कॉन्ग था। यहीं पर सीन कट होकर हम 1973 में मोनार्क नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड बिल को देखते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ निकाला है, जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है और ना ही किसी ने आज तक कोई मैप या रडार में उस आइलैंड को देखा है। वहां जाने के लिए बिल को गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही कुछ फंड्स की भी जरूरत है। दरअसल बिल उसी आइलैंड के बारे में बात कर रहा है जिसे हमने मूवी की शुरुआती सीन में देखा था। बिल का कहना है कि अभी तक दुनिया को उस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्यों ना सबसे पहले हम ही उस आइलैंड पर कब्जा कर ले। मगर गवर्नमेंट का आदमी इसके लिए उसे साफ मना कर देता है। तभी बिल कहता है कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि रशिया भी उस आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनने के बाद आखिर में वो आदमी मान जाता है और उसे फंड्स दे देता है और साथ ही उसे एक बहुत बड़ी टीम भी दिया जाता है। इस मिशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाया जाता है, जिनमें एक स्पेशल एयर सोल्जर होता है जिनका नाम है जेम्स, जो एक एक्सपर्ट ट्रैकर भी है और पूरे मिशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटो जर्नलिस्ट मैसन और आखिर में एक बड़ी यूएस आर्मी की टीम जिनके कमांडर है कर्नल पेकार्ड, जो बहुत ही ज्यादा सख्त और खतरनाक माना जाता है। इसके बाद पूरी टीम को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि उन्हें वहाँ पर कैसे रहना है और क्या क्या करना है, क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं उस आइलैंड में आज तक कोई भी नहीं गया है। उनका वहाँ जाने का असली मकसद यही है कि उन्हें रशिया से पहले वहाँ पर कब्जा करना है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स गिराएंगे जो जमीन के अंदर ब्लास्ट होकर वहाँ की हलचल को रिकॉर्ड करेगा और वहाँ जमीन के अंदर क्या क्या छुपी है उन सब के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद सभी लोग अपना सामान पैक करके एक बड़ी शिप में उस आइलैंड की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। इस दौरान मेसन उन लोगों के काफी सारे पिक्चर्स क्लिक करती है। उसी दौरान कर्नल पेकार्ड और बिल को बुलाकर ये कहा जाता है कि अब उन लोगों का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और अगर इसके बावजूद भी कोई आगे बढ़ता है तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए हमें वापस लौटना होगा। मगर बिल इसके लिए राजी नहीं होता, जिसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही वक्त बाद वो लोग उस तूफान के सामने पहुंच जाते हैं। उस तूफान के अंदर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है। इतनी बड़ी तूफान में भी पायलट्स हार नहीं मानते और किसी तरह उस तूफान को पार कर लेते हैं। इस तूफान को पार करते ही वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड को देखते हैं, जिसे आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा है। इसके बाद वो लोग अपने प्लान के मुताबिक जमीन पर ब्लास्ट करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फेंकने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर बहुत जोरदार धमाका होता है, जिसकी आवाज सुनकर जंगल में मौजूद जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद ही वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं और फिर जब वो अपने रिएक्टर में डेटा देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे बहुत बड़ा खाली हिस्सा मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर कोई खास चीज छुपी हुई है। मगर इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, सामने से एक बहुत बड़ा पेड़ हवा में उड़कर एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ही एक बहुत बड़ा हाथ बाकी के हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये देखकर सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कॉन्ग खड़ा है। कॉन्ग अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसके पायलट को जिंदा निगल जाता है। ये देखकर बाकी के सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा क्रिएचर कभी नहीं देखा था। दरअसल कॉन्ग इस आइलैंड का प्रोटेक्टर है। उनके जंगल में ब्लास्ट करने की वजह से कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों ने कॉन्ग के आइलैंड पर कदम
रखा है। ये सब कुछ दूर से कर्नल पेकार्ड देखने लगता है और उन्हें इस वजह से कॉन्ग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही कॉन्ग उनके अपने सोल्जर्स को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। कर्नल बदले की आग में जलने लगता है। वो किसी भी तरह अब कॉन्ग से बदला लेना चाहता है। इसके बाद कॉन्ग बाहर से चला जाता है। अब जितने भी लोग जिंदा बचे होते हैं वो एक दूसरे को कांटेक्ट करके एक साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब उन्हें नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो लोग जिंदा बच सके, क्योंकि वहीं पर 3 दिन बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा और साथ ही वो रास्ते में बाकी बचे हुए लोगों को भी ढूंढकर अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। मगर इसके बाद ही कर्नल पेकार्ड अपना गन बिल की तरफ पॉइंट करके उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम हमें आखिर यहाँ पर किस इरादे से लेकर आए हो। इसके बाद बिल उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि आज से करीब 30 साल पहले वो एक शिप में अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन इस आइलैंड के बड़े बड़े जानवरों ने मेरी टीम के सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और उनमें से अब सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हुआ हूँ। वापस जाने के बाद इस आइलैंड के बारे में कही गई मेरी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने यहाँ के इतने बड़े बड़े जानवरों को अपनी आंखों से देखा है और अगर ये सब गलती से वहाँ पर चले गए जहाँ हम इंसान रहते हैं तो बहुत सारे बेगुनाहों की जान चली जाएगी। इसलिए हमें इन जानवरों को अपने कंट्रोल में लेना होगा ताकि बाद में ये हम पर हावी ना हो सके। बिल की बातों पर यकीन करके कर्नल पेकार्ड उसका साथ देता है। इसके बाद हम जेम्स और मैसन की टीम को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक तालाब को देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक बहुत बड़ी बफेलो को देखते हैं जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर सभी सोल्जर्स तुरंत अपने गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट कर देते हैं, मगर तभी जेम्स उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये बफेलो बहुत ही शांत है और बस अपना काम कर रहा है, इसीलिए वो उन पर अटैक नहीं करेगा। इधर कर्नल पेकार्ड अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी घने जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे ऊंची ऊंची बांस के पेड़ होते हैं। वहाँ चारों तरफ बहुत सन्नाटा होता है और उसी दौरान सभी लोग पीछे से एक आवाज सुनते हैं और जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके एक सोल्जर के मुंह के अंदर एक बहुत बड़ी बांस का पेड़ घुसा हुआ होता है जिससे वो तड़पने लगता है। और जैसे ही बिल ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो कोई बांस का पेड़ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मकड़ी है जो उनके ऊपर खड़ी है। वो मकड़ी इतनी बड़ी है कि वो बड़ी ही आसानी से किसी भी इंसान को जिंदा निगल सकती है। उसके बाद ही वो मकड़ी उनके ऊपर अटैक करके एक सोल्जर को पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगती है। ये सब देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस मकड़ी के ऊपर गोली चलाने लगते हैं और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिर में वो लोग उस मकड़ी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इस अटैक के बाद उन्हें एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि इस आइलैंड पर जितने भी जानवर हैं वो सभी बहुत बड़ी और खतरनाक है जो एक पल में ही उन सबकी जान ले सकती है। इधर जेम्स और मैसन की टीम आगे बढ़ते हुए एक गांव की तरह दिखने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जब वो और करीब पहुंचते हैं तो वो लोग वहां पर जंगली आदिवासी लोगों को देखते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर मार्लो नाम के एक पायलट उनके सामने आता है जो सालों पहले अपने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण यहाँ आकर फंस चुका था और मार्लो असल में उन्हीं 2 सोल्जर्स में से एक है जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इतने सालों में वो इन आदिवासियों के साथ रहकर इन्हीं लोगों का एक मेंबर बन चुका है। वो तुरंत आदिवासियों को रोकते हुए जेम्स की टीम की जान बचा लेता है। इसके बाद मार्लो उन्हें अपना गाँव दिखाता है जहाँ पर उन्होंने एक पुरानी शिप में अपना घर बनाया है। इधर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो अपनी टीम से अलग हो चुका है। वो अकेले भटकते हुए एक नदी के किनारे पहुंचता है। जैसे ही वो पानी के पास जाता है तभी अचानक उसकी नजर कॉन्ग पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो सोल्जर तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। उसके बाद जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि कॉन्ग बुरी तरह से इंजर्ड है। उसके बॉडी पर कई सारे बड़े बड़े घाव है और उसके हाथ में बड़े बड़े कांटे घुसे हुए हैं। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस निकलता है और कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर कॉन्ग बिना घबराए एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है और बड़ी ही बेरहमी से उसके टुकड़े करके उसे खा लेता है। ये देखकर वो सोल्जर समझ जाता है कि कॉन्ग सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि इस आइलैंड की सबसे शक्तिशाली शिकारी भी है। वो वहीं पर रुककर कॉन्ग के जाने का इंतजार करने लगता है। इधर जेम्स की टीम मार्लो के पुरानी शिप के अंदर जाकर
जाकर वहाँ पर पत्थरों पर बनी पुरानी ड्राइंग्स को देखते हैं जिनमें इस आइलैंड की हिस्ट्री छुपी हुई है। उन ड्राइंग्स में ये साफ दिखाया जाता है कि इस आइलैंड पर जितने भी बड़े बड़े जानवर है वो सभी सदियों से इस धरती पर रहते हैं और एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं का राज हुआ करता था। इसके बाद मार्लो उन्हें बताता है कि इस आइलैंड का सिर्फ एक ही प्रोटेक्टर है और वो कॉन्ग है। कॉन्ग ने ही आज तक इस आइलैंड की हिफाजत की है। वो बाकी के जानवरों की तरह बुरा नहीं है। आज अगर गांव के लोग जिंदा है तो वो सिर्फ कॉन्ग की वजह से। इस आइलैंड पर जमीन के नीचे बहुत बड़े स्कल क्रॉलर्स है जो कॉन्ग का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसी ने कॉन्ग के परिवार के सभी मेंबर्स को मार डाला था, जिनमें से अब इकलौता कॉन्ग ही जिंदा है। और अगर कॉन्ग की मौत हो जाती है तो इस आइलैंड पर स्कल क्रॉलर, जिसको आज तक कॉन्ग ने जमीन के नीचे दबाकर रखा है, वो बाहर आ जाएगा और फिर वो इस पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लेगा और फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद मार्लो उन्हें बताता है कि वो लोग जिस नॉर्थ पोल की ओर जाने की बात कर रहे हैं वहाँ पैदल 3 दिनों में पहुँच पाना नामुमकिन है। इसके बाद मार्लो उन्हें बताता है कि इतने सालों में उसने अपनी टूटी हुई हेलीकॉप्टर के पार्ट्स से एक बोट तैयार किया है और अब वही उनका यहाँ से निकलने का इकलौता सहारा है। इसके बाद मार्लो दुखी होकर अपने आदिवासी साथियों को अलविदा कहता है, क्योंकि उसने अपनी आधी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारा है। इसी दौरान मैसन इस पल की एक फोटो क्लिक करती है। इसके बाद सभी जाने के लिए उस बोट को तैयार करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। इसी दौरान मैसन आसपास की फोटोज क्लिक करने निकलती है। तभी वो अपने सामने उसी बड़े से बफेलो को देखती है जो एक क्रैश हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ होता है। वो बहुत दर्द में कराहने लगता है, मगर फिर भी वो शांत रहता है। ये देखते ही मैसन बिना डरे उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं होती। तभी अचानक वहाँ पर कॉन्ग आता है और वो बिना किसी मेहनत के उस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद ही उसकी नजर मैसन पर पड़ती है। ये देखकर मैसन की रूह कांप जाती है। उसे लगता है कि अब उसका अंत करीब है, मगर कॉन्ग मैसन की तरफ ध्यान से देखता है, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मैसन उसके लिए खतरा नहीं है। और तभी कॉन्ग बिना कोई नुकसान किए वहाँ से चला जाता है। इधर हम फिर से उसी टीम से अलग हुए सोल्जर को देखते हैं जो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है, मगर उसे ये एहसास ही नहीं है कि जिसे वो पेड़ समझ रहा है असल में वो एक खतरनाक जानवर है। वो जानवर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो उससे भागने की कोशिश करता है तभी वो एक स्कल क्रॉलर का शिकार बन जाता है। अगली सुबह जैसे ही वो लोग बोट में अपना सफर शुरू करते हैं तभी अचानक उनका कम्युनिकेशन डिवाइस काम करने लगता है और वो लोग तुरंत कर्नल पैकार्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो जेम्स की टीम से अलग हुए थे। और तभी पैकार्ड के साथ जेम्स का कांटेक्ट हो जाता है और वो एक दूसरे को अपना लोकेशन बता देते हैं, मगर उसी वक्त उनके टीम के एक आदमी को कुछ खतरनाक बर्ड्स की ग्रुप उठाकर ले जाते हैं। वो लोग उन पर काफी गोली चलाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और वो बर्ड्स उस आदमी को आसमान में ही टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। इसके बाद जब जेम्स अपना बोट किनारे पर लगाकर आगे बढ़ते हैं तभी वो लोग कर्नल पैकार्ड की टीम से मिलते हैं। इसके बाद सभी एक साथ वहाँ से निकल जाने का फैसला करते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें ले जा सके, मगर तभी कर्नल पैकार्ड उनके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उनका एक सोल्जर उनकी टीम से अलग हो गया है और पैकार्ड उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। तभी मार्लो उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वेस्ट की तरफ जाना मतलब सीधे मौत को बुलाने जैसा है, क्योंकि वहाँ जमीन के नीचे खतरनाक स्कल क्रॉलर्स रहते हैं जो इस आइलैंड का सबसे खतरनाक जानवर है। मगर कर्नल पैकार्ड अपने जिद पर अड़ा रहता है, जिसके बाद मजबूरी में बाकी सबको भी उनके साथ वेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। काफी दूर आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं जहां का नजारा देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। वो लोग अपने सामने बहुत बड़े बड़े जानवरों के स्केलेटन्स को देखते हैं और साथ ही इंसानों के स्केलेटन्स भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर पहुँचने वाला शायद ही कोई जिंदा वापस गया हो। असल में ये स्केलेटन्स कॉन्ग के फैमिली मेंबर्स की है जिनको स्कल क्रॉलर ने मार डाला था। उसी दौरान जेम्स को एक सोल्जर का लॉकेट मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जिसे बचाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं वो सोल्जर अब जिंदा नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद ही अचानक वहाँ की जमीन हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी स्कल क्रॉलर निकलता है जो एक स्केलेटन को चबाकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वो जानवर उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनके काफी सारे सोल्जर्स को एक एक करके खाने लगता है और वो बिल को भी उठाकर खा लेता है। वो लोग उस पर
पर बहुत गोलियां चलाते हैं, मगर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ पर उनके कुछ हथियार फंस जाते हैं और वहाँ पर हर तरफ जहरीली गैस फैलने लगती है और उसी दौरान वो लोग आग का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ ही पलों में जमीन पर फैली फ्यूल की वजह से बहुत जोरदार धमाका होता है और उसी के साथ वो खतरनाक जानवर भी मर जाता है। इसके बाद जितने भी लोग जिंदा बचे हुए हैं वो सभी मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब उन्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए और जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। मगर अपने जिद पर अरे कर्नल पैकार्ड अभी भी नहीं मानता। असल में उसका मकसद कुछ और ही है। वो उस जगह तक पहुँचना चाहता है जहाँ पर उसके हथियार मौजूद है ताकि वो उससे कॉन्ग को खत्म कर सके। तब जेम्स, मार्लो और मैसन तीनों उसे समझाते हैं कि कॉन्ग असल में उनका दुश्मन नहीं बल्कि इस आइलैंड का प्रोटेक्टर है। अगर कॉन्ग नहीं होता तो अब तक वो सब उन खतरनाक जानवरों के शिकार बन चुके होते। लेकिन पैकार्ड का गुस्सा अब जुनून बन चुका है और वो किसी भी हालत में कॉन्ग को मारना चाहता है। इसके बाद टीम दो हिस्सों में डिवाइड होती है। जेम्स, मार्लो और मैसन अपनी टीम के साथ जंगल में आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग रास्ता ढूंढते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा शैडो दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग है। उसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं, मगर उसके थोड़ी देर बाद ही मैसन कॉन्ग को अपने हाथों से टच करती है और कॉन्ग बिल्कुल शांत रहता है। इस बात से उन्हें ये एहसास होता है कि असल में कॉन्ग इंसानों का दुश्मन नहीं है। दूसरी तरफ कर्नल पैकार्ड अपने सोल्जर्स के साथ उन सारे हथियारों को लेकर कॉन्ग को मारने की पूरी तैयारी करता है। वो जंगल में हर तरफ धमाके करता है और आग लगाता है, जिसे देखकर गुस्से में कॉन्ग उनकी तरफ आगे बढ़ता है। कॉन्ग और कर्नल पैकार्ड दोनों के बीच में एक नदी होती है। जैसे ही कॉन्ग नदी को पार करने लगता है तभी पैकार्ड, जिसने पहले ही पानी में पेट्रोल डालकर रखा था, वो पानी में आग लगा देता है। उस आग में कॉन्ग बुरी तरह जलकर इंजर्ड होकर गिर जाता है। इसके बाद कर्नल कॉन्ग को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जेम्स, मैसन और मार्लो पहुँच जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं, मगर पैकार्ड नहीं सुनता और जैसे ही वो फिर से बटन दबाने लगता है तभी जमीन हिलने लगती है, क्योंकि उन धमाकों की वजह से जमीन के नीचे मौजूद स्कल क्रॉलर जाग जाता है। ये देखकर मार्लो कहता है कि अब वो सब जिंदा नहीं बचने वाले हैं। इसके बाद ही इंजर्ड कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच में बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। इस फाइट की वजह से पूरे आइलैंड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है। इसी दौरान मैसन किसी तरह माउंटेन के ऊपर पहुंचकर फ्लेयर गन चलाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजती है। इधर स्कल क्रॉलर कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ने लगता है, मगर तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम की बोट पहुँचती है और उसमें लगी मशीन गन से वो लोग स्कल क्रॉलर के ऊपर अटैक करते हैं। उसी दौरान कॉन्ग फिर से गिर जाता है और उठ नहीं पाता है। तभी मैसन अपनी फ्लेयर गन से स्कल क्रॉलर पर निशाना लगाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। उसी दौरान कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से खड़ा हो जाता है और इधर मैसन की बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो पानी में गिर जाती है। इसके बाद स्कल क्रॉलर कॉन्ग को भी पूरी तरह खत्म करने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डालकर उसके जीभ को बाहर खींच लेता है, जिसके बाद आखिर में स्कल क्रॉलर की मौत हो जाती है। इसके बाद कॉन्ग मैसन को पानी से बाहर निकालता है। कॉन्ग उनमें से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद वो सभी रेस्क्यू बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कॉन्ग एक जोरदार दहाड़ के साथ उन्हें अलविदा कहता है। इसके बाद मार्लो पूरे 29 साल के बाद अपनी फैमिली से मिलता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।